नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा जो घटना चक्र की सीरीज़ प्रारंभ की गई थी उसमें अब तक कुल 9 लेक्चर पढ़ाए जा चुके हैं। आज ये 10वां लेक्चर है उसका। और इस वीडियो सीरीज़ में न केवल प्रश्न और उत्तर पर डिस्कशन किया गया है, बल्कि प्रश्न और उत्तर के साथ ही साथ इसकी व्याख्या पर भी डिस्कशन किया गया है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। और मेरा यह दावा है कि इस वीडियो सीरीज़ को आपको देखने के बाद घटना चक्र पुस्तक को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप केवल इस वीडियो सीरीज़ को 1-2 बार देख लीजिए और उसके बाद आपको घटना चक्र पुस्तक को छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का ये पहला प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? इससे पहले की वीडियो सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। वह था आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य था भाषाई आधार पर सर्वप्रथम गठन होने वाला? वह था आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। तो आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आप लोग जानते हैं कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर गठन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर सन 1956 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? सन 1956 में किया गया था। चलिए अगला चैप्टर शुरू हो गया है, नागरिकता। नागरिकता से संबंधित पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या उपरोक्त दोनों? तो भारतीय संविधान जो है हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसी नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? एकल नागरिकता प्रदान करता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक की केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। यानी अमेरिका में क्या है कि संघ और राज्यों की दोनों अलग अलग नागरिकता दी जाती है। यानी केंद्र की अलग नागरिकता होगी और राज्य की अलग नागरिकता होगी। यानी अमेरिका में 2 प्रकार की दोहरी नागरिकता दी जाती है। ठीक है, नागरिकता भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। यह नागरिकता संबंधित जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के बीच में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? ठीक है, यानी भारतीय नागरिकता के संबंध में कौन सी विशेषता यहाँ पर सही है? तो पहला है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता। ये तो गलत हो गया। ठीक है, राज्य की एकल नागरिकता, यह भी गलत हो गया। ठीक है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यह सही है ना। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता जीताती है यहाँ पर भारत में। और भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता किसके द्वारा नहीं प्राप्त की जा सकती? जन्म के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। यानी कि कोई भूभाग हो और भारत में बाद में जाके मिल जाए तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको भी भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। चौथा है भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके किसी को नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब का है? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की है। ठीक है, इसमें बाद में संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। एक है जन्म द्वारा, दूसरा है रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, तीसरा है राष्ट्रीयकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा और पांचवा है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। तो ये 5 प्रकार हैं जिसके द्वारा
भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। और भारतीय बैंक में धन जमा करने से नागरिकता नहीं मिलती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। ठीक है। अगला कथन देख लेते हैं। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इसमें उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो इसमें से कौन से कथन सही है? केवल पहला कथन सही है। ठीक है। ये जो नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से 371 आई अंतर्विष्ट किए गए, यही इसमें से कथन सही है। ठीक है। चलिए बाकी ये व्याख्या में भी वही चीज़ें दी गई है। ठीक है। चलिए, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? यह स्वीकार किया गया संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। यानी वहाँ पर अमेरिका की नागरिकता होगी और अलग से उसको उस राज्य की भी नागरिकता दी जाएगी जहाँ पर वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है और भारत में केवल भारत की नागरिकता है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों कौन नियत करता है? तो ये नियत करती है भारतीय संसद। जो भारत की हमारी संसद है वह नियत करेगी कि कौन कौन सी शर्त होंगी भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु। ठीक है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। ठीक है। तो अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। किसको होगी? भारतीय संसद को। ठीक है। किसको होगी? भारतीय संसद को। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। ठीक है। तो यह संसद को अधिकार है। चलिए, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर उत्तर शायद गलत दिया गया है। चलिए, इसकी प्रश्न को क्या है? भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? अच्छा, तो यहाँ पर संसद होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है। तो ये संसद को प्राप्त है, जो कि उत्तर में नहीं दिया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो ये पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? इसका सही आंसर है 10 वर्ष। कितना आंसर है? 10 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, इसका सही आंसर है सी, 7 वर्ष ना। 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला चैप्टर शुरू हो गया है, मूल अधिकार। अगला चैप्टर क्या है? मूल अधिकार। तो मूल अधिकार से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट
1928 ने समर्थन किया था। दूसरा है बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तीसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। और चौथा है क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है? इसका सही आंसर है ए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। यानी नेहरू रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा किया गया था, अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दी गई है? ये दी गई हमारे सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। ठीक है, हमारे मूल अधिकार से यदि कोई भी छेड़छाड़ होती है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों अनुच्छेद 226 के तहत को ही प्रदान की गई है। अपनी इस शक्ति के अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित ऐसे किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों में दिए गए किसी उपबंध की असंगति में हैं। यानी कोई भी ऐसा प्रावधान जो भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, तो उल्लंघन की मात्रा तक हमारे भारतीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह अधिकार दिया गया है कि यह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, लचीले हैं, कठोर है। तो ये क्या है? ये वाद योग्य है। और अवाद योग्य क्या है? तो हमारा जैसे उद्देशिका है, हमारी उद्देशिका है भारतीय संविधान की, वह अवाद योग्य है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में सामाजिक आर्थिक एजेंडे को साकारित करने के लिए वाद योग्य और अवाद योग्य दोनों तरह की व्यवस्थाएं समाहित हैं, जिसमें मौलिक अधिकार वाद योग्य है तथा नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। देखिए, नीति निर्देशक तत्व भी अवाद योग्य है और उद्देशिका भी अवाद योग्य है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी इसके संबंध में वाद दायर किया जा सकता है। ठीक है, मौलिक अधिकार इसमें क्या दिया गया है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकते हैं या किए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? तो अनुच्छेद यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14, 15 और 16, इसमें समानता का अधिकार दिया गया है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3, 4 सही होना चाहिए, सी। ठीक है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 के अंतर्गत समाहित है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है। ठीक है, जब अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? यदि कोई ऐसा प्रावधान संसद द्वारा बनाया जाता है जो कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, और उल्लंघन जितने % तक करेगी, उस उल्लंघन के उतने % तक उसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15(5). अनुच्छेद 15 के खंड 5 में यह प्रावधान दिया गया है कि शिक्षा संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं,
इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 15 के खंड 5 में। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 5 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में वही जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 13। यानी भारतीय संविधान, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता हो। ठीक है, ध्यान दीजिए कि यदि कोई भी राज्य या संघ ऐसा कोई कानून बनाता है जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार को छीनता हो या न्यून करता हो, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। कहाँ तक? उल्लंघन की मात्रा तक, जहाँ तक वह उल्लंघन करेगा वहाँ तक वो शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 245 केंद्र एवं राज्यों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, अनुच्छेद 326 लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, ये सभी विधि बनाई गई हैं मूल अधिकार के संबंध में। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो यह मौलिक अधिकार के संबंध में सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसकी व्याख्या पढ़ी थी अनुच्छेद 13 के संबंध में कि कोई भी प्रावधान उल्लंघन करेगा तो वो उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो इसमें कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? देखिए 14, 15 और 16 एक में है, 19 अलग है। ठीक है, 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, बाकी तीनों समानता का अधिकार है। ठीक है, चलिए दिए गए अनुच्छेदों में 19 में भिन्न वर्ग में आता है अनुच्छेद 19। क्यों? क्योंकि तीनों अनुच्छेद, अनुच्छेद 14, 15, 16 यह समता के अधिकार का वर्णन करते हैं, और जबकि अनुच्छेद क्या लिखा है, एक अन्य दृष्टि से तो अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 केवल नागरिकों के लिए है, जबकि अनुच्छेद 14 सभी के लिए उपलब्ध है। वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ समता के अधिकार और स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई, इस आधार पर अनुच्छेद 19 अलग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो किसने सक्षम किया? संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवादी शब्द। ठीक है, ये भी सक्षम करता है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, यह भी सक्षम करता है, और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, यह भी सक्षम करता है। तो अनुच्छेद A, B, C सभी को मिलाकर पढ़ना, यही भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का मौलिक अधिकार बनाता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय न्यायालय को प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14, 16 तथा 39D ने एक साथ मिलकर समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार के रूप में निगमित करने हेतु सक्षम किया है। तो ये सभी प्रावधान मिलकर जो है समान कार्य के लिए समान वेतन देने का मौलिक अधिकार बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। तो किसके अधीन वर्गीकृत किया गया था? अनुच्छेद 15 किस में है? तो ये समता के अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 15 समता का अधिकार में आता है। ठीक, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक जो है ये समता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है? इसके अनुसार है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एक मौलिक अधिकार है।
यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर यदि कोई भेदभाव करता है तो ये मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है, जिसे समानता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कौन सा अधिकार? समता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। ठीक है, चलिए तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर ये वीडियो सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करिए। धन्यवाद।